1925 और 26 से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अछूतों को हक दिलाने के लिए प्रयासरत थे। ऊंची जातियों द्वारा अछूतों पर बेरहम जुल्म, सितम, अत्याचार किए जा रहे थे और अछूत लोग जिन्हें शूद्र, दलित, सछूत ये सब तरह तरह की गालियां दी जाती थी, वो बड़ी हिम्मत से सारे अत्याचार सहन कर रहे थे। लेकिन अब उनका टाइम आने वाला था, क्योंकि जब बाबा साहेब इंग्लैंड में पढ़ा करते थे तो वहाँ कानून कायदों से अच्छे से वाकिफ भी थे। एक बड़ा सवाल बाबा साहब ने अंग्रेजी हुकूमत से पूछा कि जब आपके इंग्लैंड में वर्णभेद, जातिभेद नहीं है तो भारत में क्यों है? यहाँ भी तो आपका ही राज है, तो इसे खत्म करिए। तो वायसराय ने यह कह दिया कि हम नहीं जानते भारत में कहाँ किसके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। तो बाबा साहेब ने कहा कि जानना चाहोगे? उन्होंने कहा हाँ, अगर आप बता सकते हो तो पूरी विस्तार से बताइए। तो बाबा साहेब ने कहा मैं सब कुछ बताऊंगा, मुझे कुछ टाइम दीजिए। वायसराय ने कहा यस, टेक योर ओन टाइम। बाबा साहब ने सारे भारत में शूद्र, नीच, दलित कहे जाने वाले लोगों पर जो जो जुल्म, सितम, अत्याचार हो रहे थे सब कुछ लिखकर एक ज्ञापन के रूप में वायसराय को दिया। और वो ज्ञापन पूरे 400 पेज का था और 400 पन्ने का ये ज्ञापन वायसराय ने पूरा पढ़ा और बाबा साहब से कहा कि ये ज्ञापन महारानी को भेजा जाएगा। अगर आप सहमत हो तो इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द 85% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया कॉल्ड शूद्रास। उसके बाद 400 पन्नों का ये ज्ञापन पत्र महारानी को भेजा गया। महारानी ने जैसे ही इसे पढ़ा तो उनके दिमाग का ठिकाना नहीं रहा। तो बाबा साहब को सूचना दी गई कि महारानी इन सब उल्लेखित बातों की तहकीकात कराने के लिए एक कमीशन इंडिया में भेज रही है, जो 7 सदस्यों का कमीशन था, जिसके हेड थे सर जॉन साइमन, और ऐसे ही साइमन कमीशन का नाम दिया गया। 1928 में ये कमीशन भारत आया और आते ही पूरे देश में गांधी जी के नेतृत्व में इस कमीशन को काले झंडे दिखाए गए। साइमन गो बैक के नारों से भरपूर विरोध किया गया। इस विषय में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, वहाँ आपको लगभग सारी जानकारी मिल ही जाएगी। फिर इस विरोध में 17 नवंबर 1928 को लाहौर में पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय मारे गए और इस प्रकार से हिंदुओं ने अछूतों, दलितों को अधिकार रहित रखने के लिए पहली कुर्बानी दी। और ये रबड़ी रोना आज तक चल रहा है, चाहे घोड़ी के नाम पर हो या मूछ के नाम पर हो। लेकिन फिर भी हमारी मूर्खता देखो, हम आज भी उन्हीं लोगों से अपने भले की उम्मीद लगाए बैठे हैं जो हमें आए दिन प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे समाज में आज भी अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने इतिहास का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़ते भी तो उन गपोरी लोगों की किताबें हैं और जाते भी मंदिर है जहाँ उनके द्वारा उन्हें लत्या दिया जाता है। लेकिन मैं इस कट्टरता का बड़ा सपोर्ट करता हूँ कि आप तथाकथित उच्च लोग इनके साथ जो मंदिरों में जाते हैं, मारपीट करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। अगर इन्होंने बाबा साहेब, फुले जी, कबीर साहब इन सबको पढ़ा होता और थोड़े से भी जागरूक अवस्था में होते तो ऐसा ना करते। अरे भाई, हमारे बुजुर्ग तो अनपढ़ थे, लेकिन आज हमारे पास कई PhD धारी लोग हैं, पर अफसोस वे उन अनपढ़ लोगों से भी गए बीते हैं। खैर, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। काफ़ी विरोध हुआ, फिर भी बाबा साहब ने साइमन को कई जगहों पर साथ लेकर गए और ले जाकर बताया, ये देखो हमारे भारत में अछूतों की असलियत, जो मैंने 400 पेज में दिखानी चाहिए थी। साइमन ने जो कुछ देखा उसकी सही रिपोर्ट महारानी को भेजी। महारानी ने दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर बात करनी चाहिए। गोलमेज कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की गई। बाबा साहब और अनेक कांग्रेस नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए। बाबा साहब को बहुत खुशी हुई कि आखिरकार मौका मिलने पर वो भारत के अस्पृश्य लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं और गांधी जी की सहमत आ गई। गांधी जी ने इस कॉन्फ्रेंस का विरोध तो किया ही किया और वहां भी उपस्थित भी नहीं हुए। उस कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने पूरी क्षमता से अपना और भारत की असलियत का स्पष्ट चित्र खींच कर रख दिया। 1931 में दूसरी कॉन्फ्रेंस रखी गई और इस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी गए और वहां अंग्रेजी हुकूमत के सामने बाबा साहब के खिलाफ अपने आप के लिए अछूतों का एकमात्र नेता होने का दावा करने लगे। जब बाबा साहब ने कहा कि आप अछूतों के नेता हैं तो आपको अछूतों के जीवन के सभी क्रियाकलापों की अवश्य ही जानकारी होगी, तो गांधी जी ने पूरे कॉन्फिडेंस से कह दिया, हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ। तो बाबा साहब ने पूछा कि उस औजार का नाम बताइए जिससे अछूत लोग पशुओं की खाल निकालते हैं। गांधी जी एकदम से चुप हो गए और बगले झांकने लगे। अगले दिन कॉन्फ्रेंस छोड़कर गांधी जी अपना छोटा सा मुंह लेकर भारत वापस आ गए। कॉन्फ्रेंस फिर एक बार असफल रही। फिर एक बार और 1932 में तीसरी बार कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें बहुत गर्मा गर्मी रही। सभी ने बाबा साहब को अछूतों का नेता मान लिया था। अब गांधी जी के पास बाबा साहब के प्रयासों से रक्षात्मक रवैये के अलावा कोई चारा नहीं था। कॉन्फ्रेंस लंबी चली और फिर खत्म भी हुई। इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये रहा कि अछूतों के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। एक ऐसा कानून बनकर आया जिसमें अछूतों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इस कानून में व्यवस्था थी कि जिस चुनाव क्षेत्र में अछूतों की बहुमत होगी वह अछूतों के लिए आरक्षित होगा। वहां से केवल अछूत ही चुनाव लड़ेंगे और केवल अछूत ही मतदान करेंगे। उस क्षेत्र में अन्य किसी को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन अन्य जनरल चुनाव क्षेत्रों में रहने वाले अछूत भी चुनाव में भाग लेंगे, मतदान भी करेंगे। इसे 2 वोट का अधिकार कहा गया।
उस समय गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे। इस कानून की भनक लगते ही वो चिल्लाने लगे, मैं अछूतों को इतने अधिकार नहीं दे सकता। खेल गए गांधी जी। कल सुबह से मेरा आमरण अनशन शुरू होगा। या तो ये कानून मेरे प्राण ले लेगा या मैं इसे खत्म कर दूंगा, लेकिन अछूतों को अधिकार नहीं देने दूंगा। पूरे भारत में आग की तरह ये खबर फैल गई। अछूतों के अधिकारों को निगलने के लिए लाला लाजपत राय के बलिदान से भी बड़ी बली की तैयारी होने लगी। आमरण अनशन था तो कुछ खाया पिया नहीं और 4-5 दिन में मरने की स्थिति में पहुंच गए, जिसके चलते बाबा साहब पर चारों ओर से दबाव बनाया जाने लगा। तरह तरह से बाबा साहब को डराया जाने लगा। किसी ने कहा कि मिस्टर अंबेडकर, अगर गांधी जी मर गए तो सारे देश में हाहाकार मचेगा, तुम्हारे अछूत सब मारे जाएंगे, फिर किस काम के रह जाएंगे ये आपके अधिकार। बाबा साहब ने भी सोचा कि मेरे लोग ही नहीं रहेंगे तो अधिकार भी किस काम के। आखिर में कस्तूरबा गांधी ने आकर बाबा साहब के सामने झोली फैलाकर अपनी सुहाग की भीख मांगी। अब अबला की आंखों से टपकते आंसू देखकर बाबा साहब का दिल मोह की तरफ पिघल गया। मजबूर होकर तुरंत बाबा साहब यरवदा जेल गए। वहां पर संतरे का रस पिलाकर गांधी जी को प्राणदान देकर उन्हीं की शर्तों पर समझौता किया। हमें झूठी किताबों में पढ़ाते रहे कि गांधी जी ने अछूतों के उद्धार के लिए मरण व्रत रखा, जिसे एक अछूत के हाथ से ही संतरे का रस पीकर तोड़ा। लेकिन जिसे अछूत कह रहे थे उस अछूत का नाम तक लिखने में इनकी नानी मरी जा रही थी। इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पर गांधी जी हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं थे तो बाबा साहब के साथ मदन मोहन मालवीय जी ने अपने हस्ताक्षर किए। अछूतों दलितों के प्रति नफरत का आलम यह था कि बाबा साहब के पहुंचने से पहले ही समझौता लिखा जा चुका था, जिसके 2 वोट के अधिकार को अमान्य घोषित करके बदले में आरक्षण की व्यवस्था का लॉलीपॉप थमा दिया गया। इस चालाकी भरे समझौते का दुष्परिणाम ये हुआ कि आज भारत की लोकसभा में आरक्षित सीटों से चुनकर गए हुए SC/ST के सांसद दलितों पर होने वाले अत्याचार, अन्याय, जुल्म और सितम के विरोध में कोई भी अपना मुंह नहीं खोल सकता। कैसे खोलेंगे? लॉलीपॉप अभी तक इनके मुंह में है और वैसे भी वे बहुजन समाज द्रोही लोग इन अत्याचारों की ही गोद में तो बैठे हैं। इसी परिणाम को गांधी जी ने अपनी गिद्ध की नज़र से देख लिया था। बाबा साहब भी इस परिणाम से अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन हजारों मनुवादियों के बीच में अकेले बाबा साहब जंग में थे और बहुत कुछ कर गए। वे एक अकेले महामानव जो बगीचा लगा गए मीठे फलों का, लेकिन आज कार गीदड़ों की झुंड की वजह से करोड़ों बहुजन समाज के लोग उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे। धिक्कार है बहुजन नाम के इन मक्खियों की तरह बनबनाते हुए झुंड को। पढ़ा लिखा होना और जागृत होना दोनों में अंतर है। किताबों को पढ़ लेने से या डिग्री हासिल करने से कुछ जागृत नहीं कहा जा सकता। हर शिक्षित व्यक्ति जागृत हो ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, IPS, IAS हो सकते हैं, मगर आप जागृत नहीं कहे जा सकते। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जागृति बहुत जरूरी है समाज उत्थान के लिए। हमारे पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, PhD होल्डर, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को हमारा सही इतिहास नहीं पता नहीं होना ये बुरी बात नहीं है। गलत ये है कि जब हमें पता चल जाए कि मैंने जो भी कुछ पढ़ा है, लोगों ने मुझे पढ़ाया है, वो गलत था, बल्कि असल इतिहास तो लिखा ही नहीं गया है जो हमारे पुरखों ने सहा है, उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ना लेना बहुत ही गलत है। हमारे महापुरुषों के जीवन, संघर्ष और बलिदान, जिसकी वजह से हमें शिक्षा लेने का अधिकार, शिक्षा देने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, खाने का, घूमने का, नौकरी का, हर तरह से आगे बढ़ने का अधिकार मिला। अगर ये जानकारी हमें पता चल जाए तो उसके बाद भी अगर कोई सिर्फ खाने पीने, बीवी बच्चों को पालने, घर गृहस्थी जमाने, संपत्ति इकट्ठा करना ही जीवन का उद्देश्य रखता है, तो आपका, आपके बच्चों का जीवन, आपके जीवन का भविष्य सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे समाज का दुश्मन ही तय करेगा। हो सकता है आप इस चीज़ से बच रहे हो, पर आपकी आने वाली पीढ़ियों की गुलामी के जिम्मेदार आप खुद होंगे। माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो। बात कड़वी जरूर है पर सोचने लायक है कि आज तक हमने अपने समाज को दिया ही क्या है।